हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूँ। जो भी पढ़ने वाले डियर है पढ़ते रहिए, क्योंकि समय आपका बीतते रहेगा और पता नहीं चलेगा कब आपका एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा और कब आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ गए? तो इसलिए जो भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं अपना जल्दी जल्दी काम कीजिए और आपका सारा चीज़ें जो है होगा ही। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन होगा। समझ गए ना चीज़ें? तो इसलिए पढ़िए। नहीं पढ़िएगा, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, फिर आपका सब काम एग्ज़ाम का होने लगेगा तो फिर आप उस समय हड़बड़ा जाइएगा और हड़बड़ी में आदमी गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट का है तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि ज़रूर पढ़े, पढ़ाई अपना छोड़िए नहीं, क्योंकि आपको ही बाद में लॉस होगा। जो भी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, कहीं का है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स देते हैं। आप जो भी चीज़ का तैयारी करते हैं एकदम अच्छे से सिंपल लैंग्वेज रखते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ओके, तो पता है इससे पहले लगातार हम 3-4 वीडियो किए थे आपका किस चीज़ का। इससे पहले लगातार 3-4 वीडियो हम समाजशास्त्र का किए थे, सोशियोलॉजी का। तो अब हम लोग को कुछ वीडियो करना है यहाँ पे, अब साइकोलॉजी का करेंगे। और यह साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी दोनों जो है हमारा बिहेवियर साइंस का हिस्सा है। तो इस कारण से इस हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है। कुल मिला के यह बिहेवियर साइंस का 25वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 24 वीडियो तक डाल चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। समझ गए चीज़ों को? चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आ जाए हैं। कहता है थिंकिंग यानी चिंतन क्या होता है। समझ गए? इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मीन्स अगर थिंकिंग है तो इसका क्या कैरेक्टरिस्ट है, इसका क्या विशेषता है बताइए, और इसके प्रकार को भी हमको समझाना है। थिंकिंग, कैरेक्टरिस्ट ऑफ थिंकिंग, एक्सप्लेन टाइप ऑफ थिंकिंग। ये टोटल क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर में। ओके, और 5 नंबर में पूछेगा तो चाहे तो आप थिंकिंग के बारे में लिख कर डायरेक्ट प्रकार लिख दीजिए, या फिर थिंकिंग लिख दीजिए, इसके विशेषता लिख दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है 5 नंबर में। समझ गए ना? चलिए, 10 नंबर में पूछेगा तो टोटल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए थिंकिंग। अब आपको थिंकिंग से रिलेटेड कुछ आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे। थिंकिंग मतलब क्या होता है? चिंतन। चिंतन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचारना ही एक चिंतन होता है। समझ गए? अब चिंतन हम कब करते हैं? आपको दिमाग देखिए, बिहेवियर साइंस कुछ है नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा वर्ड रहता है जिसको आपको अंदर से समझना पड़ता है। साइकोलॉजी का मतलब ही होता है कि मन के बारे में जानना। समझ गए? तो आप कभी तब जान पाएंगे जब आप अच्छे से उसके वर्ड को समझेंगे। तो थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग मतलब होता है चिंतन, चिंतन करना किसी चीज़ के बारे में। अब जैसे हम चिंतन कब शुरू करते हैं? जब हमें कोई चीज़ का ज़रूरी पड़े, जब हमारे लक्ष्य में जो है कोई बाधा उत्पन्न आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि कैसे इसका हल निकाला जाए, कैसे हम पास होंगे। समझ गए? तो जब किसी चीज़ के बारे में हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, बोझ आता है, तो हमें थिंकिंग शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वह समस्या समाप्त हो जाता है हमारा थिंकिंग भी समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सोचना, चिंतन हमारे लक्ष्य के साथ में जो है शुरू होता है, और लक्ष्य के प्राप्ति के उपरांत चिंतन भी जो है समाप्त हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा हम किसी न किसी चीज़ को लेकर सोचते ही रहते हैं। अगर हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर आप चिंतन करेंगे तब तो आपका जो है क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाइएगा, मानसिक बीमारी हो जाएगा। तो चिंतन जो है हमारा हमेशा नहीं होता है, बस यह कभी ज़रूरत पड़ता है तो व्यक्ति अपने विचारता है, सोचता है किसी चीज़ के बारे में, और जैसे ही वह समस्या या जो भी लक्ष्य मिल जाता है चिंतन भी समाप्त हो जाता है। ओके, चलिए चिंतन को हम लोग समझते हैं। चिंतन समस्या समाधान की ही एक ऐसी प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? चिंतन एक समस्या, एक प्रॉब्लम सोल्व करने की एक प्रोसेस है। जैसे हमारे सामने कोई लक्ष्य है, एग्ज़ाम को हमको जो है फेस करना है, एग्ज़ाम फेस करना है, आने वाला समय में एग्ज़ाम होगा। अब हम जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम ज़्यादा चिंतन, थिंकिंग करने लगेंगे एग्ज़ाम के बारे में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको एग्ज़ाम को क्लियर करना है,
एग्ज़ाम में हम अटक नहीं जाए, अच्छे नंबर लाएं ताकि आगे काम दे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है क्या होता है, सोचने लगते हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है हम थिंकिंग करते जाएंगे एग्ज़ाम के बारे में। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है हमारा माइंड से प्रेशर हट जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम गड़बड़ जाए चाहे सही जाए, एग्ज़ाम ख़त्म, आप जो है थिंकिंग करना एग्ज़ाम के बारे में सोच देते हैं, ख़त्म, समाप्त कर देते हैं। अब जब रिजल्ट आने वाला होता है तो रिजल्ट के बारे में जो है हमारे अंदर चिंतन उत्पन्न होता है कि कैसा आएगा, नहीं आएगा। और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आप संतुष्ट हो जाइएगा कि हाँ रिजल्ट हमारा ऐसा ऐसा आ गया, और उसी के साथ आपका चिंतन भी, थिंकिंग भी रिजल्ट के बारे में समाप्त हो जाएगा। तो कहने के मतलब ये है कि चिंतन एक समस्या समाधान का ही एक प्रक्रिया है। आप कोई भी समस्या आपके सामने आता है, उस समस्या को समाधान आप करते हैं तो उसके लिए चिंतन एक बहुत बड़ा प्रोसेस में आता है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है किसी भी समस्या के समाधान में। तो वही कहता है थिंकिंग, चिंतन समस्या समाधान का ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान हेतु बाहरी तत्वों के स्थान पर आंतरिक ज्ञान, मानसिक शक्ति, भाषा, संकेत, प्रतिरक्षण आदि के माध्यम से करता है। अब यहाँ पे कहता है कि कोई व्यक्ति है, उसे अपना समस्या को समाधान करना है, उसके सामने कोई समस्या है, तो कोई भी व्यक्ति चिंतन करता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि चिंतन करता है तो मैं हथौड़ा चलाता है या चिंतन करता है तो कुश्ती करने लगता है, ऐसा होता है नहीं। चिंतन पूर्ण रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है, यह हमारे मानसिक योग्यता, मानसिक शक्ति को, हमारे आंतरिक ज्ञान को बताता है। अगर हम अच्छे ज्ञान वाले हैं तो चिंतन हमारा बेटर होगा और समस्या समाधान हो जाएगा। अगर हमारा ज्ञान उससे रिलेटेड, समस्या से रिलेटेड ज्ञान नहीं होगा, हमारा मानसिक शक्ति कमज़ोर होगा, हमें भाषा का नॉलेज कम होगा, हमें संकेत चिन्ह का, प्रतिरक्षण मतलब जो सामने है उस चीज़ के बारे में ज्ञान कम होगा, तो जो है समस्या समाधान कठिन होगा। और जैसे ही ये सब चीज़ मजबूत होता है तो व्यक्ति इन सब चीज़ों को उपयोग करके, जैसे मानसिक शक्ति का उपयोग करके, अपने अंदर के ज्ञान का उपयोग करके, भाषा का उपयोग करके, संकेत चिन्ह का उपयोग करके, प्रत्यक्षीकरण, समझ गए ना, परसेप्शन, इसको जो है उपयोग करके व्यक्ति अपने जो है समस्या समाधान के लिए काम करता है। किसके स्थान पर? कोई बाहरी वस्तु के स्थान पर, मतलब बिना किसी बाहरी वस्तुओं के सहायता से व्यक्ति अपने अंदर के मानसिक शक्ति, भाषा, संकेत, प्रतिरक्षण, आंतरिक ज्ञान, इस सब के माध्यम से जो है चिंतन के माध्यम से जो है समस्या को समाधान करता है। समझ गए? तो यही समस्या हमारा समाधान हो गया। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? एक, अगर ये समझ गए तो ठीक है, थोड़ा सा और समझा देते हैं। चिंतन विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। वही चीज़ें है ना। चिंतन क्या है? हम अपने मन में एक विचार करते हैं, एक थॉट उत्पन्न करते हैं, उस जो भी समस्या है उसके रिलेटेड जो है हम चीज़ों को सोचते हैं कि कैसे समस्या को दूर किया जाए, उससे रिलेटेड विचार को मन में सोचते हैं और हम अपने मानसिक योग्यता के जरिए, शक्ति के जरिए या फिर कोई भी प्रतिरक्षीकरण, आंतरिक ज्ञान के जरिए हम अपने समस्या समाधान को सोच के जरिए, विचार के जरिए हल करने का प्रयास करते हैं। तो ही कहता है चिंतन विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। हम अपने मन में जो है विचार करते हैं और यही प्रक्रिया होता है, ओके, जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है। अब जब भी हम विचार करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि विचार, थिंकिंग किसी भी चीज़ के बारे में कब शुरू होता है? जब आपके सामने कोई समस्या आता है, आपके लक्ष्य में कोई जो है समस्या आता है, समझ गए? तो ये चीज़ें होता है, आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है, और उसके अंत तक चलती रहती है। यानी जब तक वह समस्या का द एंड न हो जाए तब तक हमारे मन में विचार चलते रहता है, सोच चलते रहता है, चिंतन होते रहता है। समझ गए ना? और यही जो चलने की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया होती है। अर्थात समस्या समाधान होते ही समाप्त हो जाता है। अर्थात जो हमारा चिंतन, जो हमारा सोच होता है, विचार होता है, जो मन में चल रहा होता है, जैसे ही जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी समस्या के लिए हम चिंतन करते हैं, वह समस्या का समाधान होते ही, वह लक्ष्य को पाते ही, समझ गए, हमारा जो है समस्या समाधान भी समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए समस्या समाधान का ही एक जो है प्रक्रिया चिंतन को माना गया है, क्योंकि चिंतन के जरिए हम समस्या को समाधान करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। समझ गए चीज़ों को? तो यही हमारा चिंतन होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे चलिए,
यहाँ पे इंग्लिश दे रखे हैं, टोटल अच्छे से समझ लीजिए। अब आपसे चिंतन की विशेषता पूछेगा कि भाई चिंतन जो हम मस्तिष्क में अपने मन में करते हैं किसी भी समस्या या लक्ष्य के लिए, तो आखिर इस चिंतन करने के पीछे की विशेषता क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्ट है, बताइए। तो चलिए देखते हैं। चिंतन की निम्नलिखित विशेषता है, अलग अलग विशेषता होगा। पहला है विशेषता, देख लीजिए, कुछ पॉइंट बताएंगे, ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 2 3 सीरियल लिखा हूँ तो यही पॉइंट सब आपको भी सीरियल लिखना है, नहीं। 1 नंबर को 10 में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर को 4 में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर को 1 पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद होनी चाहिए। ओके, चलिए। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सोच तथा विचार से संबंधित है। बड़ी आसान है। पहला क्या कह रहा है, जो हम ऊपर पढ़े हैं कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ऊपर पढ़े हैं ना, वही चीज़ें हैं जो क्या करता है, हमारे थॉट, सोच को और थिंकिंग को विचार से संबंधित, जो हमारे सोच और विचार से संबंधित है, जो हम अपने मन में करते हैं, वही जो है उसी से संबंधित है। पहला पॉइंट। दूसरा है चिंतन एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। अब चिंतन एक ऐसा नहीं होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो है अभी सोच लिए और जो है फिर 2 साल के बाद उस चीज़ के बारे में जो है हम सोचेंगे, समझ गए, नहीं। चिंतन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, समझ गए, एक्टिव प्रोसेस होता है और प्रोसेस कंप्लीट होने यानी समस्या समाधान होने तक चलते रहता है, समझ गए ना। तो जब तक हमारे मन से कोई भी चीज़ के बारे में निगलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक चिंतन चलते ही रहता है, तो इसीलिए इसे एक्टिव कहा गया है। ओके ना। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान की ओर उन्मुख होती है। चिंतन, थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया का मतलब क्या है, मन में चलने वाला जो है प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, समझ गए। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान की ओर क्या होता है, उन्मुख होता है, समझ गए। मतलब यह समस्या समाधान की ओर ही इसका टारगेट होता है चिंतन का। ओके। चौथा है चिंतन की शुरुआती जो है यहाँ पे सामने है, चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है। मैंने ऊपर ही बताया कि चिंतन, थिंकिंग किसी भी चीज़ का हो, आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो या कोई समस्या से रिलेटेड हो, वह समस्या से ही शुरू होता है, समझ गए। और समस्या समाधान जैसे ही हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। जैसे हमको जो है मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहले बता दिया कि जैसे एग्ज़ाम होनी है। ओके। अब जैसे जैसे नज़दीक आएगा, अभी मान गए एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है तो एग्ज़ाम के बारे में उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा, आपके फॉर्म डला जाएंगे, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उतना ज़्यादा जो है आप एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कितना नंबर आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं पढ़े हैं। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम दे देंगे, सर से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, चाहे एग्ज़ाम आपका बुरा हो या भला हो, आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। तो वही कहता है चिंतन एक हमारा शुरुआती समस्या से ही होता है और जैसे ही समस्या का समाधान होता है वैसे ही चिंतन यानी थिंकिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो यह भी एक विशेषता है। पांचवा है चिंतन एक संज्ञात्मक क्रिया है। चिंतन क्या है, चिंतन एक संज्ञात्मक क्रिया है, यह भी विशेषता याद रखिएगा। चिंतन एक उद्देश्यपूर्ण होता है, चिंतन एक क्या होता है, पर्पज, गोल के लिए होता है, इसीलिए इसे उद्देश्यपूर्ण कहा जाता है। चिंतन में हम भाषा का, प्रतीक का, संप्रत्यय का, प्रतिमा आदि चिंतन के साधन है। चिंतन हम इन सब के जरिए जो है अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में करते हैं। भाषा के जरिए, प्रतीक के जरिए, प्रतिमा के जरिए आदि के जरिए चिंतन को हम लोग करते हैं और यह साधन है। चिंतन में गत अनुभव शामिल होता है। चिंतन हम जब करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते विचारते हैं, तो हम अपने पीछे के अनुभवों को लेते हैं कि हमने पीछे कैसा काम किया है कि हमें सामने समस्या आ गया है। तो चिंतन गत अनुभव यानी पीछे बीते हुए अनुभवों को सम्मिलित होते हैं। तो यह भी एक इसका विशेषता होता है। 9वां पॉइंट है आपके सामने है, चिंतन में वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों शामिल होते हैं। चिंतन जो होता है, अब ऐसा नहीं है कि चिंतन पहले जो काम हम किए हैं और वह काम में अगर ज़रूरी अभी आ जाएगा तो उसको जो है हम लोग नहीं सोचते हैं। चिंतन में वर्तमान के भी बातें होती है, भूत के भी बातें होती है और जो है भविष्य के भी बातें होती है। चिंतन जब हम करते हैं तो अभी के बारे में तो सोचते ही हैं, साथ में हम लोग भविष्य के बारे में भी सोचने लगते हैं कि आगे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। साथ में
बीते हुए भूत को भी जो है हम लोग शामिल कर लेते हैं जब कुछ चीज़ें के बारे में चिंतन करते हैं तो ये चिंतन तीनों चीज़ों को शामिल करता है। आगे चलिए, 10वां है चिंतन में संश्लेषण तथा विश्लेषण क्रियाओं द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। थिंकिंग में होता है चिंतन में कि यहाँ पे संश्लेषण और विश्लेषण दोनों के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। इतना आराम से मैंने आपको 10 पॉइंट इसका विशेषता बता दिए, आपको इसको अच्छे से डील करना है। अगर जहाँ भी लगे कि वीडियो में हम अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, वीडियो को पुनः पीछे कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइव चल रहा है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वीडियो हमेशा उपलब्ध रहेगा। आप वीडियो को जय बार मन हो इतना बार देखिए, जहाँ से मन हो बैक करके वहाँ से देखिए, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे विशेषता मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया चिंतन थिंकिंग का। अब हम लोग चलते हैं आगे क्या कहता है उसके ऊपर। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिए गए हैं, आपके सामने है। इंग्लिश भी दिया है, हिंदी भी दिया है। तो जो लोग हैं हिंदी इंग्लिश वाले अपना देख लीजिए और कर लीजिए क्लियर। ओके, अब हम लोग से पूछा गया है भाई चिंतन के प्रकार भी बताना होगा, ऐसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं, चिंतन के प्रकार भी बताना है। चलिए चिंतन के प्रकार को भी देख लेते हैं। चिंतन में आपको मुख्य रूप से 3 इधर और 3 इधर 6 प्रकार याद रखना है। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, समझ गए, फ्रंट प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरा मूर्त चिंतन, इधर है अमूर्त चिंतन, समझ गए। इधर है प्रत्यक्षात्मक चिंतन तो इधर है प्रत्यात्मक चिंतन। ओके, तीसरा है मूर्त चिंतन तो इधर है अमूर्त चिंतन। ओके, इधर है स्थूल चिंतन तो इधर है सूक्ष्म चिंतन। और यह 6 चिंतन जरूर याद रखिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम ये 6 चिंतन के प्रकार जरूर याद रख लीजिए। अब ये 6 चिंतन के क्या क्या जो है मीनिंग होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला हम लोग देखे हैं परसेप्शनल थिंकिंग, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। परसेप्शन समझ गए, प्रत्यक्षात्मक मतलब प्रत्यक्ष में जो चीज़ें हो, मतलब सामने हो, समझ गए। तो यह निम्न स्तर का चिंतन है। प्रत्यक्षात्मक जो चिंतन होता है यह निम्न स्तर का चिंतन होता है। यह चिंतन विषय वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर ही होता है। इस चिंतन में भाषा व संकेत का प्रयोग नहीं करके इसके स्थान पर प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन को महत्व दिया जाता है। यह चिंतन छोटे बालकों, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है। अब इस चीज को समझिएगा, परसेप्शन चिंतन, परसेप्शन का मतलब है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मतलब वैसा चिंतन जो किसी चीज विषय वस्तु के सामने ही होता हो, समझ गए, उसके पीछे नहीं होता हो, एकदम फ्रंट में सामने से होता हो। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में मोबाइल है, समझ गए। अब मोबाइल के बारे में कुछ हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो मोबाइल चूँकि हमारे सामने है, या कोई भी वस्तु आपके जो सामने हो उसके बारे में आप चिंतन करते हैं, आप उसके संपर्क में आने के बाद जो है आप उसका चिंतन करते हैं सामने से, तो वही जो है हमारा परसेप्शनल थिंकिंग होता है। इसमें ना कोई भाषा का उपयोग होता है, ना कोई चिन्ह यानी संकेत का प्रयोग होता है। इसमें डायरेक्ट आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन करना है तो आपको उसके सामने उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पे वो विषय वस्तु है। ओके, जैसे इस प्रकार के चिंतन ज़्यादातर छोटे बालकों और मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि बालक को आप किसी भी, जैसे मानिए बालक को अगर बिना दिखाए कोई चीज़ के बारे में आप उसको दिमाग में डलवाने का प्रयास करेंगे तो बालक जल्दी नहीं सीखता है। लेकिन बालक के सामने आप करके दिखाइए कि यह बॉल है, यह बैट है, यह जो है फलाना है, यह चिलाना है, तो बच्चा माइंड में टेकअप करता है, सोचता है कि ओ इस प्रकार के बॉल होता है, तो वह देख के जल्दी कैच कर लेता है। लेकिन वहीं पर अगर आप मान गए, सीधा आप जो है प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाइएगा, कहिएगा कि बॉल ऐसा होता है, गोला होता है, बैट ऐसा होता है, तो बच्चा उतना दिमाग में नहीं ले पाएगा, समझ गए, क्योंकि उसके सामने है ही नहीं। तो प्रत्यक्षीकरण बोध थिंकिंग का मतलब है कि जो चीज़ें सामने हो, प्रत्यक्षीकरण थिंकिंग में जो विषय वस्तु हो वह सामने होनी चाहिए। इसमें कोई जो है संकेत भाषा का उपयोग नहीं होगा, डायरेक्ट तस्वीर का उपयोग होगा, जो सामने होगा उसी के बारे में होगा। ओके, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर छोटे बालकों और मंदबुद्धि के बालकों के लिए किया जाता है। ओके,
चलिए, दूसरा है प्रत्यात्मक या इसी को अमूर्त चिंतन कहिए, समझ गए ना। चलिए, अब्स्ट्रैक्ट या सिंबॉलिक थिंकिंग होता है। ओके, अमूर्त मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट यानी प्रत्यात्मक, प्रत्यय मतलब क्या होता है, चिन्ह वाला, समझ गए ना। या अमूर्त चिंतन या इसी को सिंबॉलिक कहा जाता है, जिसमें चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब इसे चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। इस चिंतन में भाषा संकेत का अधिक महत्व दिया जाता है। यह चिंतन बुद्धिजीवियों, दार्शनिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों में होता है। अब जिस प्रकार से जो हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन था उसमें भाषा का उपयोग नहीं होता था, संकेत का उपयोग नहीं होता है, लेकिन यह जो हमारा प्रत्यात्मक है या इसी को कहिए अमूर्त चिंतन है, तो इसमें भाषा का उपयोग जो है होता है, संकेत का उपयोग होता है। यह जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जबकि प्रत्यक्षात्मक जो था वह निम्न स्तर के था। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो प्रत्यात्मक है, ये जिसको हम लोग सिंबॉलिक या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह रहे हैं, तो इसमें भाषा का संकेत के माध्यम से जो है अच्छे से जो है यह किया जाता है थिंकिंग, और इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, तभी आप लोग देखते होइएगा कि जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वह नक्शा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर चिन्ह का ही उपयोग करते हैं। कभी वो तस्वीर ला के देखते हैं कि हाँ कैसा, यह टूटने के बाद अगर मान के डॉक्टर एक्सरे देख के बता देते हैं कि हाँ आपको फलाना चीज़ है, तो क्या हो गया, वह जो है चिन्ह के माध्यम से या भाषा के माध्यम से ही समझ जाते हैं। डॉक्टर जो है लिखे हुए चीज़ों को आप नहीं समझिएगा, डॉक्टर को, एक नॉर्मल आदमी, लेकिन डॉक्टर आराम से डॉक्टर के भाषा को समझ जाता है। वैज्ञानिक और जो दार्शनिक होते हैं वह सिंबल के ही चिन्ह से ही पता कर लेते हैं कि वो एक फलाना सभ्यता का चिन्ह है, तो ये फलाना सभ्यता का चिन्ह है। समझ गए ना। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तो ये सब क्या करते हैं, अपने भाषा संकेत चिन्हों का उपयोग करके ही काम करते हैं, क्योंकि इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। तीसरा है कलात्मक या इसी को क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक मतलब होता है जो सृजन किया गया हो, जो क्रिएटिव किया गया हो। समझ गए। इसे रचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, सृजन को रचनात्मक भी कहते हैं। इसी कारण संगीत, नृत्य, मुद्रा, नई रचनाओं, कविता, कहानी का जन्म होता है। बाल अवस्था में ही जो है आपको कलात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। समझ गए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति को जैसे लेखक बनना हो, ठीक है ना, पोएट्री बनना हो, उसे जो है कवि बनना हो, तो वह जो है नए नए रचना करता है। किसी को आर्टिस्ट बनना होता है तो वह नए नए क्रिएटिव करता है, नए नए चीज़ों के बारे में सोचना है। जैसे किसी को वैज्ञानिक बनना है तो वह नए नए चीज़ों के बारे में सोचते रहता है, बच्चे से ही, बाल अवस्था से ही यह शुरू हो जाता है। समझ गए ना। तो इसीलिए इसे कलात्मक या सृजनात्मक या इसी को रचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, क्योंकि इस कारण से म्यूजिशियन जो म्यूजिक बनाते हैं, देखते होइएगा, जो गाना लिखते हैं, वह नए नए वर्डों को थिंकिंग करके सोचते रहते हैं कि आज क्या लिख रहे हैं, कल क्या लिखेंगे। ओके ना। नए नए नृत्य के में नए नए डांस स्टेप सब आता है, तो वो सब सोचने के बाद ही आता है ना। मुद्रा, नए नए मुद्रा, नृत्य मुद्रा, नई नई रचनाएं, जो कवि सब होते हैं, कहानीकार होते हैं, वह नए नए चीज़ों को जन्म देते रहते हैं सोचने के बाद ही, तो वह क्रिएटिव होता है, कलात्मक इसको बोलते हैं। समझ गए। और यह बाल अवस्था में ही कलात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो पहला हमने पढ़ाया प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा प्रत्यात्मक चिंतन जिसे अमूर्त चिंतन भी कहते हैं, और तीसरा मैंने पढ़ाया कलात्मक या सृजनात्मक चिंतन। ओके, चौथा देखिए सामने है तार्किक चिंतन या इसी को लॉजिकल चिंतन भी कहते हैं। तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से, इस चिंतन में तर्क वितर्क एवं वाद विवाद को अधिक महत्व दिया जाता है तथा इसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ रखी जाती है। तार्किक चिंतन के मतलब होता है लॉजिकल। समझ गए। लॉजिकल जिसमें लॉजिक भरा हो, तो वैसा चिंतन जिसमें तर्क हो, वितर्क हो, वाद हो, विवाद हो, और ऐसे ही चिंतन को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और इसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ रखी जाती है। तो लॉजिकल चिंतन जिसमें तर्क वितर्क हो, वाद विवाद हो, समझ गए ना, तो यही जो है आपके लॉजिकल चिंतन होते हैं। पांचवा है निर्देशित चिंतन, डायरेक्शनल चिंतन। डायरेक्शनल चिंतन के मतलब होता है कि यह जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु होता है। मतलब निर्देशित
चिंतन जो होता है कि हम पहले कोई लक्ष्य को निर्धारित कर लिए हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समझ गए ना, ये अगर कोई चिंतन को जारी रखते हैं तो वह जो है डायरेक्शनल थिंकिंग होता है। लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही इस प्रकार के चिंतन समाप्त हो जाते हैं, समझ गए। तो निर्देशित चिंतन होता है कि पहले से हम कोई लक्ष्य, कोई अपना सपना संजोए रखे हैं कि इस चीज़ को पूरा करना है, और जैसे ही वह लक्ष्य, वह सपना हमारा पूरा हो जाता है तो उस प्रकार के जो सोच, अब किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग थिंकिंग को एक बहुत बड़ा रोल मानते हैं, सोचते रहते हैं कि वो हमारा सपना, वो लक्ष्य कैसे जो है पाएंगे, और जैसे ही जो है सोचते सोचते जब लक्ष्य को पा लेते हैं तो उसके साथ ही वह सोच भी समाप्त, वह थिंकिंग, वह चिंतन भी समाप्त हो जाता है। जो पहले से उस चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे थे तो उस चीज़ों को प्राप्त हो जाने के बाद चिंतन भी हमारा समाप्त हो जाता है। तो निर्देशित चिंतन यही होता है कि जो पहले से काम जो निर्देशित है, जो चल रहा है, उसको प्राप्त होने के साथ ही यह चिंतन समाप्त हो जाता है। ओके, आखिरी चिंतन का यहाँ पे एक प्रकार है अनिर्देशित चिंतन, नॉन डायरेक्शनल। एक था डायरेक्शनल और यहाँ पे है नॉन डायरेक्शनल। ओके, इस चिंतन में कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य, नीतियाँ नहीं होती है। अब अनिर्देशित चिंतन का मतलब होता है कि पहले से ना कोई चीज़ निर्धारित है, ना कोई लक्ष्य है, लेकिन चिंतन जो है और यह चिंतन कोई पहले के चीज़ों के लेकर नहीं है, वर्तमान के चीज़ों को लेकर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के चिंतन में जो है न कोई पूर्व से निर्धारित उद्देश्य होता है, न कोई नीति होता है, और इस प्रकार के चिंतन कभी भी शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो यह नॉन डायरेक्शनल होता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 6 आपको चिंतन के प्रकार बता दिया। कौन कौन, एक बार रिपीट कर देते हैं, समझ गए। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। चिंतन के प्रकार में है, आपके सामने में है चिंतन के प्रकार। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, एक है प्रत्यात्मक चिंतन जिसे अमूर्त चिंतन के भी संज्ञा दिया गया है। एक है मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, स्थूल चिंतन, सूक्ष्म चिंतन। ओके, चलिए अब देख लीजिए। प्रत्यक्षात्मक चिंतन है जिसे परसेप्शनल कहते हैं। एक है प्रत्यात्मक या इसी को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। तीसरा है कलात्मक या सृजनात्मक चिंतन। चौथा है तार्किक चिंतन, लॉजिकल चिंतन। ओके, उसके बाद है 5वां है निर्देशित चिंतन, डायरेक्शनल थिंकिंग। छठा है अनिर्देशित चिंतन मतलब नॉन डायरेक्शनल थिंकिंग। और इस प्रकार से हमारा थिंकिंग का जो टॉपिक है वह यहाँ पे होता है द एंड। ओके, थिंकिंग का टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। अब आगे हम लोग जो है एक और अच्छा प्रश्न प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, तो आप लोग उस दिन जरूर देखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे यहाँ पे विदा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आगे वीडियो में। धन्यवाद।